आज हम पुष्पा 2 की पूरी कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मुझे पता है कि आप इस मूवी का इंतज़ार काफ़ी दिनों से कर रहे थे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पुष्पा 2 का ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता, जितना दूसरी एंट्री पर करता है। और सच कहें तो इस फ़िल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहली बार पुष्पा ने कहा था, "मैं फ्लावर नहीं, फायर हूँ।" लेकिन अब वो सिर्फ फायर नहीं रहा, बल्कि वाइल्ड फायर बन चुका है। इस फ़िल्म में एक चीज़ भर-भर के डाली गई है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। जैसे ही आप इस फ़िल्म को देखना शुरू करेंगे, मान लीजिए कि आपका दिमाग पुष्पा की वाइल्ड फायर में डूबने वाला है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुष्पा भाऊ आपको पूरी तरह एंटरटेन करके 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग को तरोताज़ा करके बाहर निकालेंगे। यहाँ आपको लॉजिक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बस आपको एन्जॉय करना है। और अगर कोई फ़िल्म आपको बिना लॉजिक लगाए 3 घंटे से भी ज़्यादा एंटरटेन कर दे, तो वो फ़िल्म वाक़ई कमाल की होती है। यही वजह है कि ऐसे मसालेदार सिनेमा की ज़रूरत हमेशा रहती है, ताकि फ़िल्म इंडस्ट्री चलती रहे, बढ़ती रहे और फलती-फूलती रहे। तो आइए फ़िल्म की शुरुआत करते हैं। फ़िल्म की शुरुआत होती है जापान से, जहाँ एक जहाज़ के ज़रिए कुछ अज्ञात कंटेनर पहुँचते हैं। इन कंटेनर्स में छुपा कर रखी गई थी लाल चंदन की लकड़ियाँ, और सिर्फ लकड़ियाँ ही नहीं, बल्कि उन कंटेनर्स में खुद पुष्पा भाऊ भी मौजूद थे। जैसे ही जापानी गार्ड्स ने इन्हें देखा, उन्होंने पुष्पा को पकड़कर उल्टा टाँग दिया। लेकिन आप जानते हैं, पुष्पा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। जैसे-तैसे उसने अपने हाथ छुड़ाए और वहाँ मौजूद गार्ड से जबरदस्त फाइट शुरू कर दी। यहाँ पता चलता है कि जापानियों ने लाल चंदन तो अपने पास रख लिया था, लेकिन कई दिनों से पेमेंट नहीं कर रहे थे। इसलिए पुष्पा भाऊ को खुद वहाँ आकर हिसाब-किताब करना पड़ा। एक के बाद एक गार्ड्स को धूल चटाते हुए पुष्पा ने दमदार फाइट की, लेकिन तभी उसे गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। लेकिन रुकिए, ये सब एक सपना था। सपने से बाहर आते ही हमें दिखाया जाता है कि अब पुष्पा सिर्फ एक तस्कर नहीं, बल्कि पूरे लाल चंदन सिंडिकेट का लीडर बन चुका है। वो तय करता है कि लकड़ियां कहाँ जाएंगी और कौन उन पर हाथ भी लगाएगा। पूरे रूल्स अब पुष्पा के हैं। लेकिन जहां राजा होता है, वहां दुश्मन भी होते हैं। पुष्पा के सबसे बड़े दुश्मनों में से सबसे ऊपर नाम आता है भंवर सिंह शेखावत का, जो एक आईपीएस अफसर है। आपको याद होगा कि पुष्पा के पहले पार्ट में पुष्पा ने शेखावत की ऐसी बेइज्जती दी थी कि वो अब बदला लेने पर उतारू है। इस बार शेखावत ने एक चाल चली। जब पुष्पा के आदमी जंगल में लाल चंदन काटने पहुंचे, तो शेखावत ने एक मजदूर का रूप धारण कर उनके साथ मिलकर अंदर तक एंट्री मार ली। जैसे ही सही मौका मिला, उसने सभी मजदूरों को पकड़कर अरेस्ट कर लिया। शेखावत को हमेशा से पुष्पा की तस्करी का पता था, लेकिन कभी उसके खिलाफ सबूत नहीं मिला। इस बार उसने 230 मजदूरों को पकड़कर जेल में डाल दिया और उन्हें बुरी तरह से मारा। अब बारी थी पुष्पा भाऊ की दमदार एंट्री की। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि शेखावत वहां नहीं है, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंस्पेक्टर थे और पुष्पा भाऊ किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि सीनू को लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज सीनू की शादी थी। जब पुष्पा ने सीनू को देखा, तो उसने देखा कि उसके शरीर पर चोटों के कई गहरे निशान थे। जैसे ही पुष्पा ने बाकी मजदूरों को देखा, उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया, क्योंकि शेखावत ने जंगल में जाकर उन सभी मजदूरों को बेरहमी से मारा था। वो सभी बुरी तरह से घायल थे। इसको देखकर पुष्पा भाऊ पुलिस इंस्पेक्टर से कहते हैं, जिस इंसान ने सीनू पर हाथ उठाया है, उसका मतलब उसने पुष्पा पर हाथ उठाया है। अब मैं इन सभी को लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले घबराते हुए कहते हैं, अगर आप इन सबको ले जाएंगे तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। इस पर पुष्पा भाऊ उनसे कहते हैं, आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ोगे, वो सारी रकम अब तुम मुझे दे दो। मतलब साफ था, पुष्पा ने उनका रिटायरमेंट कर दिया। और जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो उसे समझ में आ गया कि पुष्पा ने सभी को अपनी तरफ कर लिया था। इस तरह पुष्पा भाऊ भले ही इल्लीगल काम करते हों, लेकिन वे अपने मजदूरों का बहुत ख्याल रखते हैं। साथ ही वे अपनी पत्नी श्रीवल्ली से भी बेहद प्यार करते हैं। अब अगले दिन श्रीवल्ली मंदिर में पूजा करने के लिए जाती हैं और भगवान की मूर्ति के लिए गहनों और मुकुट लेकर जाती हैं। वहीं मुरली, पुष्पा का सौतेला भाई, भी मंदिर में मौजूद था और वह श्रीवल्ली से कहता है, आप पूजा तो करवा लेंगी, लेकिन क्या आपके पास खुद का गोत्र है? क्या आपके पास खुद का सरनेम है? मुरली हमेशा उन्हें ताना मारता है। मुरली हमेशा उन्हें ताने मारता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी श्रीवल्ली को पसंद करती है और उन्हें चाची बुलाती है। कावेरी उनके साथ रिश्ता बनाना चाहती है, लेकिन मुरली कावेरी को मना करता है कि वह श्रीवल्ली से बात न करे। अब पुष्पा अपनी पत्नी श्रीवल्ली से पूरी तरह वादा करता है कि वह सीएम से मिलने के बाद उनके साथ एक फोटो खिंचवाएगा, जिसे वह घर में प्रेम करवा कर लाएंगे। लेकिन जब पुष्पा सीएम से मिलने पहुंचता है, तो वहां कुछ और ही हो जाता है। पुष्पा, जो सीएम को फंडिंग करता है, उसके बावजूद सीएम पुष्पा के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाता। सीएम का मानना था कि जूती हमेशा पैर में रहनी चाहिए, हाथ में नहीं। इसके अलावा उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी, जिसे सुनकर पुष्पा को बहुत बुरा लगा।
जैसे ही वे बाहर निकले, पुष्पा ने सिदप्पा से कहा, अगर आप सीएम होते तो क्या आप मेरे साथ फोटो नहीं क्लिक करवाते? सिदप्पा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई चाहे मैं जो भी बन जाऊं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ फोटो क्लिक करवाऊंगा क्योंकि तुम मेरे भाई हो। तब पुष्पा ने उनसे कहा, अगर ऐसा है तो फिर सीएम बनने की तैयारी करो। पुष्पा सीधे सिदप्पा से सवाल पूछता है, सीएम बनने के लिए हमें लगभग कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? इस तरह पुष्पा भाव का जोश और योजनाओं से भरा हुआ मन कभी नहीं रुकता। सिदप्पा ने पुष्पा से कहा कि सीएम बनने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इस बार पुष्पा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें 500 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन सीएम तुम्हें ही बनना होगा। इसके बाद सिदप्पा पुष्पा की बात मानते हुए सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि पुष्पा ने ही उन्हें सलाह दी थी। सेंट्रल मिनिस्टर के पास जाते वक्त पुष्पा ने उनके लिए एक सोफा भेजा था जिसमें 225 करोड़ रुपए थे। सिदप्पा ने जब यह सारी रकम देखी तो वह पुष्पा से कहते हैं, यह सब ठीक नहीं है, पैसे का इस तरह से बहाना सही नहीं है, क्योंकि हमें यह बचाना होगा। 5500 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं मिल जाते। लेकिन पुष्पा के पास एक मास्टर प्लान था जिसे उसने सिदप्पा से साझा किया। वह कहता है, अब मैं सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल हो गया हूँ। पहले मैं मुर्गन से लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता था जिसमें मुझे हर टन पर केवल 1 करोड़ मिलता था, लेकिन अब अगर मैं इसे विदेश भेजता हूँ तो मुझे हर टन पर 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। पुष्पा ने यह प्लान जल्दी ही शुरू किया और विदेश पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात एक बड़े बिजनेसमैन से हुई। वहां उसने 2000 क्विंटल लकड़ियां भेजने की डील की, जिसके बाद उसे 1000 करोड़ रुपए मिलने थे। अब पुष्पा को 2000 करोड़ कमा पाने के लिए 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियां जुटानी थी। उसने अपनी पूरी टीम को सक्रिय कर दिया और सभी को यह जिम्मेदारी दी कि वह हर जगह से लकड़ियां इकट्ठा करें। लेकिन तभी कहानी में मंगल, सीनू और उसकी पत्नी की एंट्री होती है। इन्हें पता चलता है कि पुष्पा 2000 क्विंटल लकड़ियां विदेश भेजने वाला है। वह यह जानकारी शेखावत को देते हैं ताकि शेखावत उन लकड़ियों को जब्त कर सके। मंगल चीनू और उसकी पत्नी शेखावत से यह भी कहते हैं कि वह सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स को डराए और धमकाए ताकि वे इस डील को रोक सकें। दरअसल मंगल सीनू खुद सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता था। जब शेखावत को यह जानकारी मिलती है तो वह सभी चेकपोस्ट पर नाकाबंदी करवा देता है। अचानक एक ट्रक लाल चंदन से भरा हुआ चेकपोस्ट पर पहुंचता है तो शेखावत वहां पहुंचता है और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। उसने पूरे ट्रक को जला दिया। इसके बाद जब सिंडिकेट का एक और मेंबर वहां पहुंचता है तो शेखावत उसे भी मार डालता है। मंगल सीनू चाहता है कि शेखावत सिर्फ डराए, लेकिन शेखावत का तरीका थोड़ा अलग था। उसने सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स को डराने के लिए उसे मार डाला ताकि बाकी लोग स्मगलिंग से डर जाएं। जब उस मरे हुए सिंडिकेट मेंबर की श्रद्धांजलि पे सब पहुंचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पुष्पा नहीं आया। तब मंगल चीनू और कुछ अन्य लोग सिदप्पा से कहते हैं, अगर पुष्पा और शेखावत के बीच दोस्ती नहीं हुई तो वे ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा। अगर यह चलता रहा तो पुष्पा को प्रेसिडेंट पद से हटा देना चाहिए। सिदप्पा यह बिल्कुल नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वह तुरंत शेखावत के पास जाता है और उसे कुछ रिश्वत देने की कोशिश करता है। सिदप्पा उसे लगभग 100 करोड़ देने का प्रस्ताव करता है, लेकिन शेखावत नहीं मानता। वह कहता है, उस रात तुमने मुझे नंगा दौड़ाया था। भंवर सिंह ने गुस्से में आकर कहा, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। फिर सिदप्पा ने भंवर सिंह से सवाल किया, अगर वह तुमसे माफी मांग ले और सबके सामने सॉरी कह दे तो क्या तुम उसे माफ कर पाओगे? यह सुनकर भंवर सिंह ने बिना वक्त गवाए कहा, पार्टी का इंतजाम करो ताकि सबके सामने पुष्पा मुझसे माफी मांग सके। पार्टी के दिन सभी लोग एकजुट होते हैं और यह देखना चाहते हैं कि आखिरकार पुष्पा भंवर सिंह से माफी मांगता है या नहीं, क्योंकि पुष्पा ने कभी भी किसी के सामने झुकने की कोशिश नहीं की थी। इस बार सिदप्पा, श्रीवल्ली और कटलेट के कहने पर और सिंडिकेट की भलाई के लिए पुष्पा को माफी मांगने के लिए कहना पड़ा। पुष्पा इस दौरान बहुत शराब के नशे में था और उसने सबके सामने भंवर सिंह से माफी मांग ली। भंवर सिंह इस पर बहुत खुश हुआ और उसने इस माफी की रिकॉर्डिंग तक कर ली, जिसे वह बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर लौट रहा था तो उसे बहुत अजीब महसूस हुआ। पार्टी में मौजूद सभी लोग शॉक थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी पुष्पा को इस तरह से झुकते हुए नहीं देखा था। पुष्पा को इतना बुरा लगा कि वह सड़क पर ही अपनी कार रोकता है, सभी को छोड़कर वापस पार्टी में लौट जाता है। जब भंवर सिंह जाने वाला था तब पुष्पा ने उसकी कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह स्विमिंग पूल में गिर पड़ा। फिर पुष्पा ने उसी स्विमिंग पूल में पेशाब कर दिया। भंवर सिंह को यह सब देखकर बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर यह हो क्या रहा है। पुष्पा ने उसे सख्त लफ्जे में कहा, पुष्पा एक ब्रांड है और मैं कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता। फिर उसने भंवर सिंह से कहा, मैं तुझे एक चैलेंज देता हूँ, 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियां विदेश भेज कर रहूंगा। अगर मैं यह नहीं कर पाया और अगर तेरे हाथ एक भी लकड़ी लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। यह सुनकर भंवर सिंह गुस्से में आ गया और वह चैलेंज को स्वीकार कर लिया। उसने सारे चेकपोस्ट बंद कर दिए जहां से भी गाड़ियां गुजरने वाली थी। लेकिन भंवर सिंह ने देखा कि जिस नदी से पुष्पा अपने ट्रक को निकालने वाला था वह पूरी तरह से सूखी हुई थी, क्योंकि गर्मी का मौसम था। उसे अब यह समझ में आ गया कि पुष्पा इन नदियों के जरिए अपने ट्रक को बाहर भेजने वाला था। पुष्पा का शक सही निकला, क्योंकि उसके सारे ट्रक नदियों के जरिए ही बाहर जाते थे। पुलिस की जीप इन ट्रकों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी भी ट्रक को पकड़ने में सफल नहीं हो पाते।
अंत में भंवर सिंह ट्रक के सामने आ जाता है और बड़ी सी शॉट गन लेकर उन पर फायरिंग करता है। इस दौरान कटलेट पुष्पा को कॉल करके सारी जानकारी देता है। पुष्पा तुरंत कहता है, तुम वहां से कूद जाओ, जितने भी ट्रक हैं सारे ड्राइवर को बाहर निकालो, मुझे किसी की जान को खतरे में नहीं डालना है। कटलेट उसकी बात मानते हुए सारे ड्राइवरों को लेकर वहां से चला जाता है। भंवर सिंह फायरिंग करता रहता है और ट्रकों में मौजूद लाल चंदन की लकड़ियों को जब्त कर लेता है। यह देखकर मंगल सीनू और उसकी पत्नी बेहद खुश होते हैं और मीडिया के सामने कहते हैं कि ये सारी लकड़ियां पुष्पा की हैं। हालांकि कुछ देर बाद पता चलता है कि ये सारी लकड़ियां असल में सामान्य लकड़ियां थीं। इस पर भंवर सिंह को समझ में आ गया कि वह पूरी तरह से धोखा खा चुका है। पुष्पा ने भंवर सिंह को फूल भेजा था और भंवर सिंह ने जवाब में कहा, मैं अकेला फूल नहीं बना हूं, बल्कि मंगल सीनू और उसकी पत्नी भी फूल बने हैं। पुष्पा ने उसे एक इशारे में कहा कि वो सिर्फ फूल नहीं है, बल्कि एक वाइल्ड फायर है। फिर पुष्पा ने यह भी कहा कि वह जल्द ही इन लकड़ियों को सीमा पार करवाएगा और अगर भंवर सिंह इन्हें रोक सकता है तो वह रोक ले। इसके बाद पुष्पा अपनी पत्नी श्रीवल्ली और परिवार के साथ माता काली के उत्सव में जाता है, जहां श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आते हैं और यह पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर पुष्पा काली माता का रूप धारण कर लेता है और जोरदार तांडव करता है, जो बहुत ही शानदार दृश्य बन जाता है। इस बीच श्रीवल्ली पुष्पा से पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? पुष्पा जवाब देता है कि उसकी एक इच्छा है, मैं काली माता से लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे सरनेम देना पड़ेगा, लेकिन अगर लड़की हुई तो वह किसी और घर जाकर अपना सरनेम बदल लेगी। तभी कुछ लोग पुष्पा की भतीजी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और पुष्पा को गुस्सा आ जाता है। वह उन लोगों से लड़ने लगता है और यह एक बहुत ही भावनात्मक एक्शन सीन बन जाता है। तभी मुरली आता है और पुष्पा से कहता है, तुम क्या समझ रहे हो? अगर तुम ये सब करोगे तो भी तुम्हें अपने बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम हमेशा अनाथ रहोगे। तुम्हारा कोई नहीं हो सकता। यह सुनकर श्रीवल्ली मुरली पर चिल्लाती है और बाद में कावेरी के साथ बदतमीजी करने वालों को मुरली सजा दिलवाता है। इसके बाद मंगल सीनू और उसकी पत्नी भंवर सिंह शेखावत के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि अगर लाल चंदन की लकड़ियां सीमा पार कर जाती हैं तो सीएम की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इससे 2000 से 5000 करोड़ की फंडिंग आने वाली थी। यह फंडिंग सीएम को हटा भी सकती थी। शेखावत तुरंत सीएम को आदेश देता है कि वह इन लकड़ियों को सीमा पार करने से रोकने के लिए कदम उठाए। यह सारी लकड़ियां रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका जाने वाली थी, जो रामेश्वरम से महज 18 किलोमीटर दूर था। अब भंवर सिंह शेखावत के पास पहुंचने वाला था, जहां वो स्थिति को संभालने के लिए तैयार था। हालांकि पुष्पा को वो लाल चंदन की लकड़ियां नहीं मिल पाती, क्योंकि वे सड़ी हुई शिप के नीचे छुपी हुई थीं। लेकिन भंवर सिंह शेखावत उनका पीछा करने में नाकाम रहता है। माल डिलीवर हो जाने के बाद पुष्पा को बहुत सारा पैसा मिलता है। इन पैसों को एमएलए के लिए सोफों के अंदर भरकर भेज दिया जाता है, जिससे पुष्पा अब सारे एमएलए को अपने पक्ष में खरीद चुका था। इस स्थिति में भंवर सिंह शेखावत का बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब तो सरकार भी पुष्पा के हाथों में थी और भंवर सिंह का ट्रांसफर भी तय हो चुका था। भंवर सिंह, जो अब पूरी तरह से हार चुका था, नकली लाल चंदन की लकड़ियों को आग में जला देता है। शराब के नशे में वह वहीं रुक जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हालांकि उसकी डेड बॉडी को सार्वजनिक नहीं किया जाता है और यह भी नहीं बताया जाता है कि वह मारा गया था। कुछ दिनों बाद सीएम बदल जाता है और सिद्धप्पा सीएम बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा की वजह से, क्योंकि उसने सारे एमएलए को खरीद लिया था। पुष्पा ने वादा किया था कि 24 जुलाई को सीएम सिद्धप्पा उसके घर आएंगे और उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे। 24 जुलाई को सिद्धप्पा पुष्पा के घर आता है और फोटो खिंचवाता है। साथ ही श्रीवल्ली से कहता है, तुम्हारी फोटो की वजह से मैं सीएम बना हूँ। पुष्पा ने यह दिन इसलिए चुना था क्योंकि यह श्रीवल्ली का जन्मदिन था और यहाँ एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है। सिद्धप्पा सीएम तो बन चुका था, लेकिन राज्य में असल में पुष्पा का ही राज था और सभी लोग उसे बहुत मानने लगे थे। एक दिन पुष्पा की भाभी, मुरली की पत्नी, उसे बताने आती हैं कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और 10 करोड़ की फिरौती मांग रहे हैं। अगर पैसे नहीं दिए गए तो वे कावेरी को मार डालेंगे। पुष्पा इस खबर को सुनते ही न्यूज चैनल पर लाइव आकर किडनैपर्स को धमकी देता है कि अगर उसकी भतीजी कावेरी को कुछ भी हुआ तो वह उन्हें जान से मार डालेगा। उनके पास 1 घंटा है, अगर वे कावेरी को नहीं छोड़ते तो वह उन्हें कत्ल कर देगा। सिद्धप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर को इस बारे में जानकारी मिलती है और सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा किडनैपर्स में से एक होता है। वह पुष्पा से कहता है कि वह सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए उसे कुछ न करे और वे जल्द ही कावेरी को छोड़ देंगे। लेकिन पुष्पा यह सब सुनकर कहता है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर हो या सीएम सिद्धप्पा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे ने 10 करोड़ की मांग की थी और वह पुष्पा को अकेले बुला रहा था। पुष्पा उससे मान जाता है और हेलीकॉप्टर से उसके अड्डे पर जाने का निर्णय लेता है। फिल्म के आखिरी हिस्से में पुष्पा जब मिनिस्टर के भतीजे और भाई से मुकाबला करता है तो वह पहले शॉटगन से फायर करता है, लेकिन फिर मिनिस्टर के भतीजे द्वारा उसे धमकाया जाता है कि उसकी भतीजी कावेरी के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए उसे शांत रहना पड़ेगा।
हालांकि पुष्पा की स्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानते हैं कि पुष्पा बंधे होने के बावजूद उनसे मुकाबला कर सकता है। पुष्पा को बुरी तरह से बांधकर और कावेरी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। इस पर पुष्पा को इतना गुस्सा आता है कि वह न केवल उन्हें बुरी तरह से मारता है, बल्कि इन एक्शन सीन्स में जबरदस्त इमोशंस भी महसूस होता है, जो दर्शकों को चौंका देता है। पुष्पा मिनिस्टर के भतीजे और भाई को मारकर वहां से बच निकलता है। इस घटना के बाद मिनिस्टर पूरी तरह से पागल हो जाता है। फिर एक दिन मुरली पुष्पा के घर आता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह पुष्पा और उसकी फैमिली से माफी मांगने आता है। मुरली कावेरी के शादी का कार्ड लेकर आता है, क्योंकि कावेरी ने उसे कहा था कि अगर पुष्पा शादी में नहीं आया तो वह मंडप में नहीं बैठेगी। यह सुनकर पुष्पा बहुत इमोशनल हो जाता है और मुरली से माफी मांगते हुए वह कावेरी की शादी में शामिल होने का फैसला करता है। कावेरी की शादी के बाद फिल्म में एक भावनात्मक मोड़ आता है, जिसमें मिनिस्टर के घर पर मातम छाया होता है, क्योंकि उसका भाई और भतीजा मारे जा चुके थे। तभी एक आदमी मिनिस्टर के पास पार्सल लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वो मिनिस्टर के पास पहुंचता है, पहाड़ी से एक ब्लास्ट होता है। फिल्म खत्म हो जाती है। यह ब्लास्ट किसने किया और वह आदमी कौन था, यह नहीं बताया जाता, लेकिन अंत में पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट किया जाता है, जिसका नाम होगा पुष्पा द रैम्पेज। इस फिल्म का अंत एक बड़े रहस्य के साथ होता है, जो दर्शकों को अगले हिस्से का इंतजार करने के लिए मजबूर करता है। यह फिल्म पूरी तरह से एक मास एंटरटेनर है, जहां हर फ्रेम में एंटरटेनमेंट है। इस फिल्म में लॉजिक की कोई जगह नहीं है, बल्कि जो पुष्पा करता है उस पर विश्वास हो जाता है। एक्शन सीन, सीटी और ताली वाले पल और पुष्पा का अनोखा स्वैग, यह सब दर्शकों को सिनेमा हॉल में देखने के लिए मजबूर कर देते हैं। फिल्म की लंबाई बिल्कुल भी महसूस नहीं होती और दर्शक चाहते हैं कि फिल्म और चले। यह सिनेमा हॉल में देखने का अनुभव है, जो दर्शकों के दिलों को छू जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको इसी तरह के और शानदार कंटेंट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों, अलविदा।